वहीं महंगाई की मार के बीच दुनिया भर की करेंसी का बुरा हाल है। डॉलर के मुकाबले गिर रही है ज्यादातर करेंसी। पाउंड 11% और यूरो 7.6% तक कमजोर हुआ है। रुपए में भी डॉलर के मुकाबले 4.7% की गिरावट दर्ज की गई। तो ग्लोबल करेंसीज, उन पर क्या असर पड़ रहा है? डॉलर के मुकाबले कैसे वो ग्लोबल करेंसी टूटती हुई नजर आ रही है? इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको जल्दी से ये बता देते हैं कि कैसा असर देखने को मिल रहा है। यानी दुनिया के हर बड़े देश की करेंसी इस वक्त डाउन होती नजर आ रही है। ये करेंसी, इसकी वैल्यू गिरती जा रही है क्योंकि जो ब्रिटेन की करेंसी है यानी कि पाउंड, वो 11% कमजोर हुआ है। जो यूरोप की करेंसी है यानी कि यूरो, वो 7.6% कमजोर हुआ है। इसके अलावा जापान की करेंसी येन 17.2% तक गिर चुकी है और जो चीन की करेंसी है यानी कि युआन, वो 5.6% तक कमजोर हुई है। अब आप भारत की करेंसी यानी रुपए की बात करेंगे तो रुपए पर भी असर पड़ा है। 4.7% तक गिरा है भारत रुपया और इसीलिए समीर ये कहा जा रहा है कि अगर डॉलर मजबूत होता है तो भारत के रुपए पर और भारत में महंगाई पर निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल प्रोफेसर अग्रवाल, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं, ये रुपए की वैल्यू क्यों गिरती जा रही है, ऑल टाइम लो पर क्यों पहुंच गई हैं कीमतें? $1 की कीमत 79 रुपए कुछ पैसे हो गई है। ये स्थिति क्या इसी तरह से आगे बढ़ती हुई अभी आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में, या कुछ राहत मिलने वाली है? देखिए जी, इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि अमेरिका की स्थिति बहुत नाजुक है और बहुत खराब है। उस वजह से वहाँ के रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक ने जो है इंटरेस्ट रेट बहुत अधिक तक बढ़ा दिए हैं और इस वजह से काफी सारे लोग जो पोर्टफोलियो में और जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे हिंदुस्तान में करीबन $52 बिलियन के करीब इन्वेस्ट हुआ लास्ट ईयर में, वो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो विड्रॉल की तरफ जाता है और जिसका अभी शंघाई डिप्टी गवर्नर ने अपनी स्पीच में भी कहा कि $100 बिलियन की उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है चला जाए अगले 2-3 महीने में। दूसरी चीज ये है कि भारत में देखा गया कि आरबीआई का रुख हमेशा ऐसा रहा है कि जब रुपया गिरता है तो उसको गिरने देती रही है, जब वो बढ़ता है तो उसको रोकती है। तो ये रुख जो है, एक जो नरम दिलिया गिरने की तरफ भारत सरकार का, आरबीआई का स्पेसिफिकली रहा है, वो भी देखने के रहा है कि इसकी वजह से वो चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ जाए, जबकि एक्सपोर्ट बढ़ते नहीं है, उससे इंपोर्ट बिल उल्टा हमारा बढ़ता जाता है। तो इसलिए ये दो कारण रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो करेंसी गिर रही है वो इस समय गिर रही है। तीसरी बात, आपने जो पहले कहा था, भारत सरकार के हाथ में है कि इन्फ्लेशन को आराम से कंट्रोल कर सके। हाँ। क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि हिंदुस्तान में जो है इन्फ्लेशन ऑयल प्रूफ इन्फ्लेशन है, जो आर्टिफिशियली एक्सेसिव प्राइसिंग करके रखा गया है इस समय, और वो कंट्रोल भारत सरकार के पास है कि वो अपने एक्साइज ड्यूटीज वगैरह कम करके उसको शॉर्ट टर्म मेजर की तरह उसको इंप्लीमेंट कर सके। अंतरराष्ट्रीय मार्केट से ये एक सवाल आम जनता के मन में आएगा, ये क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर कदम उठाए जा सकते हैं, जेब पर कुछ राहत दी जा सकती है आम लोगों की, तो ये क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार से ऐसे समय में उम्मीद होती है जब बहुत मुश्किल समय हो तो वो अपने जो टैक्स वाला हिस्सा है, जो कर वसूली करती है, उसको वो छोड़े। हाँ। और कम से कम पेट्रोल डीजल के मामले में हम लोगों ने बहुत स्पष्ट तरीके से देखा है कि 2 बार भारत की सरकार ने अपने टैक्स में कमी की है, लेकिन बावजूद इसके जो सरकार के टैक्स का हिस्सा है वो बहुत ज्यादा है और उसकी 2 बड़ी वजहें कही जाती हैं। एक तो ये कि जो पैंडेमिक की वजह से सरकार ने जो एक तरह से कहें कि बहुत ज्यादा खर्च पूरी तरह से सरकार के ऊपर आया, उसकी रिकवरी का मसला है, जो फिस्कल डेफिसिट के तौर पर हम जानते हैं। और दूसरी बड़ी बात जिसको हम ज्यादा अच्छे से समझना चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के लिए सरकार को स्पेस चाहिए, वो गुंजाइश पूरी तरह से खत्म होती दिखती है और सरकार को ये लग रहा था कि रशिया यूक्रेन युद्ध है, ये शॉर्ट टर्म है, जो कॉस्ट पुशिंग है, जो खास करके जिसको हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, वो शॉर्ट टर्म है। लेकिन फिर भी तिवारी जी, उम्मीद ये बंधी रहती है कि वो जो कैप है, जिस आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन का जिक्र डॉक्टर अग्रवाल कर रहे हैं, उसमें अगर राहत मिल पाती तो आम आदमी की जेब पर कुछ आराम मिल पाता, कुछ मरहम लग पाता। और क्या फॉर्मूला देखिए हो सकता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है तो महंगाई को काबू में कैसे किया जाए, क्या इसका फॉर्मूला हो सकता है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। महंगाई पर नियंत्रण के लिए जो केंद्रीय बैंक है वो ब्याज दरें देखिए बढ़ाते हैं। महंगाई कंट्रोल हो, इसके लिए सेंट्रल बैंक्स की तरफ से ये फैसला
लिया जाता है। ब्याज दरें बढ़ने से आपकी ईएमआई बढ़ जाती है, यानी मंथली जो आप इंटरेस्ट देते हैं, और इससे लोगों के पास पैसे की बचत कम होती है। ये एक तरीका होता है, इस तरीके को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बचत कम होने से लोग खरीदारी को सीमित कर देते हैं, क्योंकि उनके पास स्पेंडिंग पावर उतनी ज्यादा बचती नहीं है। खरीदारी सीमित होने से डिमांड कम हो जाती है, और डिमांड के साथ साथ महंगाई, इसका एक डायरेक्ट कनेक्शन नजर आता है। डिमांड कम होने से कीमतें गिरती हैं, तो क्या होता है, महंगाई काबू में आती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। लेकिन डॉक्टर अमन अग्रवाल, महंगाई इससे काबू में हो सकती है, लेकिन अभी की स्थिति में तो ऐसा फॉर्मूला लगता नहीं है जो अपनाया जा रहा है। या ये कहें कि अगर शॉर्ट टर्म हम ये उम्मीद कर सकते हैं सरकार से कि कुछ रिलैक्सेशन मिल पाएगी, आम आदमी को कुछ राहत मिल पाएगी, या फिर जो सप्लाई चेन बाधित है अभी ग्लोबली, उसका असर ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हम निर्भर है बहुत सारी चीजों के लिए दूसरे देशों पर। देखिए जी, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम हिंदुस्तान में अभी नहीं आ रही है, बाकी देशों में हो रही है। दूसरी बात, मैंने जैसे पहले कहा, भारत सरकार में क्योंकि ये ऑयल पुश इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन फिस्कल स्पेंडिंग की वजह से नहीं है, इसलिए जो आरबीआई मेजर्स ले रहा है वो कोई ज्यादा फायदा नहीं देंगे। हल्का आपको कॉस्मेटिक चेंजेस जरूर नजर आएंगे, पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका जैसे देश में, यूरोप जैसे देश में अगर करें तो वहां पे फर्क पड़ेगा, बिकॉज वहां पे पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है रेट बढ़ा के। यहाँ पे क्योंकि पैसा मार्केट में लोगों के पास जाता है, जैसे आपने भी लोगों के पास खाने खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो बैंक में कहाँ डालेंगे या कहाँ उसको रोकेंगे, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ऑयल को कंट्रोल करना है, और ऑयल के अंदर जनाब करीबन 98% जो ऑयल कंजम्पशन है हमारी, वो हम फिक्स प्राइस पे खरीदते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसका रेट $55 पर बैरल से लेके $65 पर बैरल है, जो हम 98% अपना तेल खपत खरीदते हैं। तो जब हम 98% खरीद रहे हैं और सिर्फ 1 या 2% ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं, तो ओपन मार्केट से सारे तेल का दाम लगाना बिल्कुल गलत है, जो पिछली सरकार कांग्रेस ने इंप्लीमेंट किया था मार्केट ड्रिवन के अंदर, और ये सरकार उसको आगे बढ़ाए जा रही है। जब ठीक है, अगर आप बढ़ा रहे हैं तो जब बढ़ते हैं तो बढ़ाइए, जब कम होते हैं तो कम भी तो करिए। आज की डेट में $100 पर बैरल है, तो जब आपने $120 पे पहुंचा, उस समय $10 बढ़ाया, और आपने कम एक्साइज वगैरह कम करके $7 कम कर दिया, तो इफेक्टिव तो नेगेटिव ही रहा उसके अंदर। कहाँ एक आम आदमी को? प्रोफेसर अंशु जोशी, यही इस बात का ही जिक्र बार बार हो रहा है कि क्या वो वक्त आ चुका है जब बड़े और कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है, ताकि इस बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि ये कारोबारी भरोसे पर भी नेगेटिव असर डाल रही है। जून महीने में ये 27 महीने के निचले लेवल पर थी। निश्चित तौर पर समीर, और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने पहले भी कहा, ये एक वैश्विक संकट है जिसकी मार आज हम सभी झेल रहे हैं। और जैसा कि हमारे आरबीआई के गवर्नर ने अपने स्टेटमेंट्स में ये बात कही कि लगभग 1 साल के अंदर ये स्थिति काबू में भी आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हमारा जो स्टील सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, कृषि सेक्टर है, काफी अच्छा आज की तारीख में काम कर रहे हैं। हमें एक और चीज समझनी चाहिए, हम युद्ध की बात कर रहे हैं, हम तेल की बात कर रहे हैं, हम कोरोना महामारी को ना भूलें, क्योंकि उसके दौरान भारत सरकार ने 6 लाख करोड़ से ज्यादा के आर्थिक पैकेज उस समय लॉन्च किए थे, उसकी घोषणा की थी। नागरिकों को राशन मुहैया कराया गया मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की गई, और इसका कहीं ना कहीं असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ना बिल्कुल लाजमी सी बात थी। और उसके ऊपर आज जो रशिया यूक्रेन में हो रहा है, उसकी वजह से जो हमें झेलना पड़ रहा है, वो इस पर एक एड ऑन हो जाता है। पर जैसा कि हमारे अर्थव्यवस्था के और अर्थशास्त्र के जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, और वो जिस तरह के कुछ सुझाव दे रहे हैं, भारत सरकार को इस तरह के सुझावों को अपनाते हुए नागरिकों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था या ताकि जल्द से जल्द नागरिकों को इस बढ़ती महंगाई से राहत मिले, इसलिए बड़े कदम उठाए जाने की भी जरूरत है। कुछ सुझाव हमारे इस शो में भी निकलकर सामने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए।